मैं डॉक्टर राधा मोहन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जीवी कॉलेज रामगढ़ में कार्यरत हूँ। छात्रों, आज हम लोगों की चर्चा का विषय होगा इनकम टैक्स एंड अकाउंट्स सब्जेक्ट का, जो कि बीकॉम पार्ट 3 के अकाउंट ऑनर्स का 7वां पेपर है। आज हम लोग चर्चा करेंगे काइंड्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने कैपिटल गेन की चर्चा की थी कि कैपिटल गेन के से क्या हम समझते हैं और जो है इसके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। उसी चैप्टर कैपिटल गेन चैप्टर में ही आगे हम लोग चर्चा करेंगे काइंड्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। अब कैपिटल एसेट्स में जो एसेट्स है दो प्रकार का होता है। पहला शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स उस संपत्ति को कहते हैं जो करदाता के पास हस्तांतरण की तिथि से ठीक पूर्व 36 महीने से अधिक न हो, अर्थात हस्तांतरण करने के पूर्व 36 महीने से कम समय में उसके पास रहा। अल्पकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला लाभ अल्पकालीन पूंजी लाभ कहलाता है। यह इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 242A में वर्णित है। दूसरा जो प्रकार है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। इसका वर्णन सेक्शन 229A में किया गया है। इसकी इनकम टैक्स के अनुसार जो व्याख्या की गई है वह है कि वह संपत्ति जो करदाता के पास हस्तांतरण की तिथि से ठीक पूर्व 36 महीने से अधिक से हो, दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति कहलाती है। दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला लाभ दीर्घकालीन पूंजी लाभ कहलाता है। इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे लिस्टेड प्रतिभूतियां या यूटीआई के यूनिट आदि 12 माह से अधिक होने पर भी दीर्घकालीन माने जाते हैं। यह ध्यान रखने योग्य बात है कि अगर लिस्टेड कोई प्रतिभूति हो, आगे हम लोग वैसे पीछे के क्लास में हम लोग लिस्टेड और अनलिस्टेड के बारे में थोड़ी जानकारी रख चुके हैं। आगे अदर सोर्सेज में हम इसकी विस्तृत जानकारी लेंगे, लेकिन अभी हम यही समझें कि जो लिस्टेड प्रतिभूतियां हों और यूटीआई के यूनिट हों, तो यदि 12 माह से अधिक भी हैं, अर्थात 1 वर्ष से अधिक का होने पर भी दीर्घकालीन ही माना जाएगा। इसका दूसरा है कि ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। ट्रांसफर अर्थात पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण।
इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 247 के अनुसार पूंजी के हस्तांतरण से आशय बिक्री, विनिमय व संपत्ति से संबंधित अधिकारों के त्याग से है। पूंजी संपत्ति के संबंध में हस्तांतरण में निम्न शामिल होंगे। पहला, संपत्ति का विक्रय अथवा विनिमय। दूसरा, किसी संपत्ति के संबंध में अधिकारों का समाप्त होना। तीसरा, किसी कानून के अंतर्गत अनिवार्य रूप से संपत्ति को ले लेना। चौथा, पूंजी संपत्ति के स्वामी द्वारा उसे अपने व्यापार के रहतिये के रूप में परिवर्तित करना। पांचवा, किसी जीरो कूपन बॉन्ड की परिपक्वता या मोचन। छठा, व्यापार की सीमित दायित्व वाली कंपनी में परिवर्तित करने पर। और सातवां, न्यायालय के आदेशानुसार किसी रिसीवर द्वारा किसी संपत्ति का किया गया विक्रय। अब हम चर्चा करेंगे कि कुछ ऐसे भी लेन देन होते हैं जिनको हस्तांतरण नहीं माना जाता है, अर्थात इनसे उत्पन्न हुआ पूंजी लाभ कर योग्य नहीं होगा। अब हम उसकी चर्चा करेंगे जो कि हस्तांतरण नहीं माना जाएगा, और अगर इससे कुछ उत्पन्न हुआ है पूंजी लाभ तो वह कर योग्य भी नहीं होगा। जैसे इसमें पहला है कि हिंदू अविभाजित परिवार के पूर्ण अथवा आंशिक विभाजन पर पूंजी संपत्तियों का वितरण। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जो प्रथा है तो उस प्रथा में संयुक्त परिवार की प्रथा है। तो मान लीजिए कोई संपत्ति जो संयुक्त हो और अब परिवार का बंटवारा हो रहा है, तो हो सकता है कि जब संपत्ति संयुक्त हो तो किसी एक व्यक्ति के नाम पर हो, और परिवार का बंटवारा होने पर उसके कई दावेदार हों, तो उन सबों के नाम से वह संपत्ति यदि की जाती है तो उसे पूंजी लाभ, क्योंकि संपत्ति तो उन्हें प्राप्त हो रही है, संपत्ति का हस्तांतरण हो रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर रहा है, लेकिन चूंकि वे हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें जो प्राप्त होगा वह पूंजी लाभ नहीं माना जाएगा। बी, एक गिफ्ट, विल अथवा अखंडनीय ट्रस्ट के अंतर्गत किसी पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण। जैसे मान लीजिए किसी ने एक व्यक्ति को गिफ्ट कर दिया, या किसी ने कोई विल लिखा, विल जिसे हिंदी में वसीयत कहा जाता है, कि अपनी कोई कीमती संपत्ति, चाहे वो जमीन हो, मकान हो या अन्य कोई संपत्ति हो, उसको किसी को वसीयत कर दिया हो, या अखंडनीय ट्रस्ट के अंतर्गत किसी पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण हो रहा हो, तो वह पूंजी लाभ नहीं माना जाएगा। सी, एक सूत्रधारी कंपनी द्वारा अपनी सहायक कंपनी को हस्तांतरण की गई कोई पूंजी संपत्ति। अब इसे जैसे एक होता है सूत्रधारी कंपनी और उसकी कुछ सहायक कंपनियां होती हैं, तो अगर उन लोगों का आपस में इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन होता है, कोई संपत्ति अगर सूत्रधारी कंपनी अपने सहायक कंपनी को ट्रांसफर करती है तो उसे भी पूंजी संपत्ति नहीं माना जाता है इनकम टैक्स के अनुसार। तो इस प्रकार लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। इसमें पहली शर्त है कि उस कंपनी के पास सहायक कंपनी के
संपूर्ण अंश हो, और दूसरा वह सहायक कंपनी एक भारतीय कंपनी है। अगर ऐसा नहीं है तो वह हस्तांतरण पूंजी संपत्ति मानी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट, एक सहायक कंपनी द्वारा अपनी सूत्रधारी कंपनी को हस्तांतरण की गई पूंजी संपत्ति। यदि सहायक कंपनी की संपूर्ण अंश पूंजी सूत्रधारी कंपनी के पास है और इसमें दूसरा है कि सूत्रधारी कंपनी एक भारतीय कंपनी है, माने दोनों स्थितियों में अगर सूत्रधारी कंपनी सहायक कंपनी को अपनी कोई संपत्ति ट्रांसफर करती है तो, या सहायक कंपनी सूत्रधारी कंपनी को कोई संपत्ति ट्रांसफर करती हो, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों शर्तों का होना आवश्यक है, तभी वह पूंजी लाभ नहीं माना जाएगा, अन्यथा से पूंजी लाभ। और हमारा जो तीसरा पॉइंट है वह है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। कैसे कंप्यूट किया जाएगा, कैसे इसका गणना कैसे कैपिटल गेन की जाएगी, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो जब किसी संपत्ति के हस्तांतरण पर पूंजी लाभ उस स्थिति में उत्पन्न होगी जब उस संपत्ति का शुद्ध विक्रय मूल्य संपत्ति की प्राप्ति की लागत से अधिक हो, अर्थात जितने की वह संपत्ति है उससे अधिक कीमत वसूल किया गया हो, यह ध्यान रखना है। यदि संपत्ति की प्राप्ति लागत उसके शुद्ध विक्रय मूल्य से अधिक है तो पूंजी हानि नहीं है, क्योंकि अधिक अगर बिक्री मूल्य रहेगा उसके लागत से तभी लाभ होगा, अन्यथा अगर विक्रय मूल्य कम हो गया लागत मूल्य अधिक है तो वैसी स्थिति में तो यह हानि होगी, तो फिर पूंजी लाभ का प्रश्न ही नहीं उठता है। अतः इस संबंध में हम कह सकते हैं कि शुद्ध विक्रय प्रतिफल बराबर संपत्ति का सकल विक्रय प्रतिफल माइनस संपत्ति के विक्रय के संबंध में किए गए व्यय। अब हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की चर्चा करेंगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो तो किस तरह से हम कंप्यूटेशन करेंगे, किस तरह इसकी गणना करेंगे। इसमें पहला अल्पकालीन पूंजी लाभ की गणना। पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना करने के लिए किसी अल्पकालीन पूंजी संपत्ति के शुद्ध विक्रय प्रतिफल में से निम्नलिखित रकमें घटाई जाती हैं और शेष रकम अल्पकालीन पूंजी लाभ मानी जाती है। अब वह शेष रकम क्या है? तो पहला संपत्ति को प्राप्त करने या क्रय करने की लागत, दूसरा संपत्ति में किए गए सुधार की लागत, और तीसरा है कर योग्य अल्पकालीन पूंजी लाभ। या तो हम लोगों ने चर्चा किया कि संपत्ति को प्राप्त करने या क्रय करने की लागत और संपत्ति में किए गए सुधार की लागत। अब हम लोग दूसरे तथ्य को ध्यान देंगे, कर योग्य अल्पकालीन पूंजी के लाभ की गणना। उपर्युक्त प्रकार से जो पूर्व में जो हम लोगों ने गणना किया उसी को हम लोग समझे कि उपर्युक्त प्रकार से गणना की गई पूंजी लाभ की रकम में से यदि करदाता धारा 54B, 54D तथा 54G(a) के अंतर्गत छूट पाने का अधिकारी है तो उसे भी घटा दिया जाएगा। शेष राशि कर योग्य पूंजी लाभ की रकम होगी। तो यह तो हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब हम चर्चा करेंगे
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दीर्घकालीन पूंजी लाभ की गणना के संबंध में निम्न दो बातें विचार में हैं। पहला, दीर्घकालीन पूंजी लाभ की गणना। अब इस गणना के लिए संपत्ति के हस्तांतरण पर प्राप्त शुद्ध प्रतिफल में से निम्नलिखित रकमें घटाई जाती हैं। शेष रकम दीर्घकालीन पूंजी लाभ की रकम होगी। इसमें घटाई जाने वाली पहली जो रकम है वो है संपत्ति को प्राप्त करने के सूचकांक या निर्देशांक लागत। दूसरा है संपत्ति में सुधार की सूचकांक या निर्देशांक लागत। अब ये दो को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद दूसरा तब हम करेंगे कि करयोग्य पूंजी लागत की गणना अब हम करेंगे। तो उपर्युक्त प्रकार से गणना किए गए पूंजी लाभ की रकम में से यदि करदाता धारा 54, 54D, 54EC और 54F, 54G, 54G, 54GA के अंतर्गत छूटों को प्राप्त करने का अधिकारी है तो उसे भी घटा दिया जाएगा। शेष राशि करयोग्य पूंजी लाभ की रकम होगी। अब इस आधार पर हम पूंजी लाभ की गणना करते हैं कि कैसे हम लोग क्या किए। इसके बाद हम लोग कंसीडरेशन जो होता हमारा पूर्ण प्रतिफल जो है उसकी चर्चा अब हम करेंगे कि पूर्ण प्रतिफल से आशय उस राशि से है जिस पर संपत्ति बेचने का अनुबंध होता है। यदि संपत्ति का विनिमय किया गया है तो विनिमय से प्राप्त संपत्ति का विनिमय तिथि को उचित मूल्य पूर्ण प्रतिफल माना जाएगा। अर्थात उस जिस दिन विनिमय हुआ उस दिन संपत्ति का वास्तविक मूल्य क्या था। उसी प्रकार भूमि अथवा भवन अथवा दोनों के पूर्ण प्रतिफल का निर्धारण। जब किसी भूमि भवन अथवा दोनों के हस्तांतरण से प्राप्त या प्राप्त प्रतिफल स्टाम्प ड्यूटी के लिए निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य से कम है तो स्टाम्प ड्यूटी के लिए निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य संपत्ति का पूर्ण प्रतिफल माना जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। किसी संपत्ति को प्राप्त करने की लागत वह होती है जितने मूल्य में करदाता ने उसे क्रय किया है या बनवाया है। यदि संपत्ति को क्रय करते समय उसके खरीदने में कुछ व्यय होता है, जैसे मकान खरीदते समय उसके पंजीकरण व्यय, दलाल को दलाली आदि, अथवा उस संपत्ति को लाने के लिए कोई यातायात का खर्चा करना पड़ा हो, जैसे मशीन हो तो खरीदा गया कहीं से और खरीद करके उसके व्यवसायिक स्थल पर लाया गया या घर पर लाया गया, तो या उसको इंस्टॉल करने में स्थापित करने में कोई व्यय हुआ है तो वे सारे खर्चे जो है संपत्ति के मूल्य में जोड़ दिए जाते हैं। तो यह तो हो गया प्रतिफल माने कंसीडरेशन, जो परचेज कंसीडरेशन की संपत्ति की वास्तविक लागत क्या है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि वास्तविक लागत को विक्रय मूल्य से घटाने के बाद जो विक्रय मूल्य का वास्तविक लागत पर जो आधिक्य होगा वही करयोग्य होगा। पूरे संपत्ति की कीमत करयोग्य नहीं होगी, बल्कि जो आधिक्य जो सरप्लस होगा अगर वो भी अगर विक्रय मूल्य लागत मूल्य से अधिक हो तो, यदि विक्रय मूल्य लागत मूल्य से कम है तो वैसी परिस्थिति में यह कैपिटल लॉस माना जाएगा।
और इसमें छूट का भी प्रावधान है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो यह तो हो गया हमारा कैपिटल गेन के बारे में। तो इसको हम लोगों ने 2 क्लास में पूरा किया। अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स, कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग अकाउंट्स के विद्यार्थी हैं और अकाउंट्स के विद्यार्थी को बिना प्रैक्टिकली हमारा प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स होता है, क्योंकि बाकियों का प्रैक्टिकल जो होता है, साइंस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता है, उसमें इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। हमारे यहाँ हमारा इक्विपमेंट्स, यही उदाहरण के तौर पर हमें व्यवसाय में और बाकी में कैसे इसको प्रयोग किया जाएगा, हमें यही देखना है। तो इसके साथ ही आज का क्लास में समाप्त करता हूं और अन्य दिनों की तरह मैं आपसे एक आग्रह करता हूं कि आप हम लोग के द्वारा बनाए गए वीडियो को देखें, इसे पढ़ें, जो भी नोट्स हैं, और इस पर अपना कमेंट्स अवश्य दें। यदि आपको कहीं शंका हो तो शंका समाधान के लिए यदि आपके मन में कोई प्रश्न आता हो तो अपने प्रश्नों को हम तक जरूर पहुंचाएं अपने कमेंट के माध्यम से, ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। क्योंकि यह सभी मेरे इस वीडियो की सार्थकता होगी, कोई शौक से यह नहीं किया जा रहा है, बल्कि अभी की परिस्थितियों को देखते हुए हमारे विश्वविद्यालय द्वारा इस तरह की व्यवस्था की गई है और आगे भी यह व्यवस्था जारी रहेगी। इसलिए अब अपने आप को इस तरह की आदतों में ढाल लेना चाहिए हम लोगों को कि हम लोग कुछ ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करें। बाकी तो मनोरंजन हम इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, लेकिन इसी इंटरनेट के माध्यम से हम अपनी पढ़ाई लिखाई भी करें। धन्यवाद।